हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का आज का हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म सिविल कोड। दोस्तों, ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि उत्तराखंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को पास किया है 2024 में। दोस्तों, इस न्यूज़ के बारे में आइए और भी बहुत सारी जानकारियाँ लेते हैं। इसी के साथ उत्तराखंड पहला स्टेट बन चुका है पूरे इंडिया में जिन्होंने लॉ पास किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड के अ, ऊपर पे। इसके अलावा असम और गुजरात दो ऐसे स्टेट्स हैं जो इसके इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर में वर्क कर रहे हैं। दोस्तों, गोवा एक ऐसा एकमात्र जगह है भारत में जहाँ पे एक प्रकार का कॉमन सिविल कोड प्रैक्टिस किया जा रहा है, जिसे हम पोर्तुगीज सिविल कोड ऑफ 1867 कहते हैं। कुछ की हाइलाइट्स जो कि उत्तराखंड यूसीसी के रिगार्डिंग है, इसमें जो एप्लीकेबिलिटी है, यानी कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड है और कौन से ऐसे लोग हैं जो इससे एक्सक्लूड करेंगे। जनरली तो सभी रेसिडेंट्स ऑफ उत्तराखंड के लिए ये एप्लीकेबल है, लेकिन जो ट्राइबल कम्युनिटी है उन्हें इससे हटाया जाएगा अंडर पार्ट नंबर 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, क्या ये मैरिज और लिव इन रिलेशनशिप्स वाले के लिए भी एप्लीकेबल है? तो हाँ दोस्तों, जिनकी शादी हो चुकी है और जो लिव इन में रहते हैं उनके लिए भी ये एप्लीकेबल है, लेकिन इसमें जो लिव इन में रहते हैं उन्हें 1 मंथ के विद इन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और जो शादीशुदा है उन्हें 2 मंथ्स के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और ये सभी मैरिज और लिव इन रिलेशनशिप्स वाले लोगों के लिए एप्लीकेबल है। दोस्तों, एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये आ सकता है कि क्या ये LGBTQIA+ कम्युनिटी के लिए एप्लीकेबल है? तो नहीं, यूसीसी उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। दोस्तों, यूसीसी के कारण उन्हें भी लीगल रिकॉग्निशन मिल पाएगा जो चिल्ड्रेन वाइडेबल मैरिज से होते हैं या फिर लिव इन रिलेशनशिप से। दोस्तों, कुछ ऐसे मैरिज प्रैक्टिसेस हैं जैसे कि निकाह, हलाला और ट्रिपल तलाक। ये सब जो मैरिज प्रैक्टिसेस है इसे भी बैन किया गया है अंडर यूसीसी। दोस्तों, बाइगेमी और पॉलीगेमी इसे प्रोहिबिट किया जाएगा अंडर उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके अंडर में जो इनहेरिटेंस है, जैसे हम दोस्तों जानते हैं कि हिंदू रिलीजियन में जो इनहेरिटेंस या प्रॉपर्टी राइट्स होता था वो सिर्फ बेटों को मिलता था, डॉटर्स को नहीं मिलता था। लेकिन यहाँ पे जो इनहेरिटेंस है वो प्रॉपर्टी राइट्स जो है बेटे और बेटियों दोनों को मिलेंगे। इसमें जो कोपाशनरी सिस्टम पहले था उसे हटाया जाएगा एंड इक्वल राइट्स प्रोवाइड किया जाएगा इंटर स्टेट सक्सेशन में। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड एक लॉ फॉर्मुलेट करेगा पूरे इंडिया के लिए जो सभी तरह के रिलीजियस कम्युनिटीज़ के ऊपर अप्लाई होगा। उनके पर्सनल मैटर्स, चाहे वो मैरिज हो या डाइवोर्स, इनहेरिटेंस या अडॉप्शन या सक्सेशन, इन सभी मैटर्स में वन लॉ बनाए जाएंगे सभी धर्म के लोगों के लिए। दोस्तों, अभी ऐसा नहीं है। अभी जो इंडियन पर्सनल लॉ है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जिसमें हर एक रिलीजियन अपने अपने स्पेसिफिक लॉज के अकॉर्डिंग चलते हैं। दोस्तों, पर्सनल लॉज इन इंडिया के बारे में भी थोड़ा जानकारी लेते हैं। जैसे हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 गवर्न करते हैं हिंदू, सिख, जैन और बुद्धिस्ट को। इसके अलावा जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो मुस्लिम को गवर्न करते हैं। और इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 ये अप्लाई होते हैं क्रिश्चियन, पारसी और ज्यूस पे। दोस्तों, यहाँ पे कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स भी हैं जो यूसीसी को फेवर करते हैं। फॉर एग्जांपल, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। दोस्तों, आर्टिकल 44 में यूसीसी के बारे में बताया गया है और यूसीसी जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी इंश्राइन करते हैं। इसका एम है कि एक यूनिफॉर्म लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया जाए सभी सिविल मैटर्स के लिए। इसके अलावा दोस्तों, सेकुलरिज्म को भी प्रमोट करता है।
दोस्तों नेशनल यूनिटी के लिए भी यूसीसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इतने ज़्यादा रिलीजियस डिवीजन्स और कम्युनिटी डिवीजन्स होने की वजह से जो नेशनल यूनिटी है उस पे भी खतरा होता है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड कॉमन सिटीजनशिप की बात करता है, इससे नेशनल यूनिटी बूस्ट होता है। दोस्तों यूसीसी बहुत सारे ऐसे डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस होते हैं पर्सनल लॉज में, जिसे ख़त्म करता है और जेंडर इक्वालिटी को भी प्रमोट करता है। इसमें विमेंस के राइट्स के ऊपर भी बात की जाती है, तो यूसीसी जेंडर जस्टिस के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों ये जो यूसीसी है वो लीगल प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करता है, क्योंकि जो मैरिज, डाइवोर्स और इनहेरिटेंस के प्रोसेस हैं वो सभी धर्म में अलग अलग हैं और कॉम्प्लेक्स भी हैं, लेकिन यूसीसी जो प्रोसीजर्स होते हैं इनसे रिलेटेड उसको बहुत सिंपल कर देता है। हमारा लास्ट पॉइंट है कोडिफाई पर्सनल लॉज। दोस्तों जो लॉज होते हैं उसको कोडिफाई करते हैं और एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स स्टैब्लिश किए जाते हैं, ताकि जो जस्टिस हो उसको प्रमोट करने में एक्सेसिबल भी हो और वो फेयर तरीके से भी हो, और जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं रिगार्डिंग पर्सनल लॉज उसको इफ़ेक्टिवली सॉल्व भी किया जा सके। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट यूसीसी। दोस्तों इसे डाइवर्सिटी और रिलीजियस फ्रीडम थ्रेट हो सकता है, क्योंकि अगर हम यूनिफॉर्म कोड इम्पोज करेंगे तो इससे जो अलग अलग कल्चर और रिलीजियस आइडेंटिटीज़ है इसको इफेक्ट होगा, एंड जो राइट टू रिलीजियस फ्रीडम गारंटीड किया गया है अंडर आर्टिकल 25, इससे भी लोगों में एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है कि हम रिलीजियस फ्रीडम के राइट को खो देंगे अगर यूसीसी इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि दोस्तों सभी यूनिवर्सल लॉ के अंडर में होंगे तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक लॉ काम नहीं करेगा। तो ऐसा भी भावना लोगों में उत्पन्न हो सकता है कि हम देश के अंदर हैं लेकिन हमें रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, जो कि आर्टिकल 25 से मिला हुआ था। इसके अलावा लैक ऑफ कॉन्सेंसस भी एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट होता है यूसीसी के अगेंस्ट में। इसमें कॉन्सेंसस बिल्डअप नहीं होते हैं डाइवर्स कम्युनिटीज़ से, जिसके कारण सोशल रेसिस्टेंस और सोशल अनरेस्ट की प्रॉब्लम भी उत्पन्न हो सकती है। लास्ट पॉइंट है हमारा कंसर्न अबाउट फेडरल स्ट्रक्चर। दोस्तों कुछ आर्ग्यूमेंट ये भी देते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के कारण जो स्टेट लेजिस्लेटिव पावर्स है उसमें भी इंक्रोचमेंट आएंगे और जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का प्रिंसिपल है वो भी डिसरप्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों जानते हैं कुछ वे फॉरवर्ड या सॉल्यूशंस यूसीसी को लेकर के। सबसे पहले दोस्तों कि यहाँ पे लोगों के मत बिल्कुल अलग होते हैं, तो सरकार को ये प्रयास करना चाहिए कि कैसे वो कंस्ट्रक्टिव तरीके से लोगों से, स्टेक होल्डर्स से, जितने भी रिलीजियस लीडर्स हैं उनसे बात कर सके, कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव से, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग होते हैं जो सपोर्ट करने से कतराते हैं। अगर सरकार इफ़ेक्टिवली और इंगेज करेगी सभी स्टेक होल्डर्स के साथ तो इस इशू को अच्छे तरीके से एड्रेस किया जा सकेगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंश्योर पॉलिटिकल विल। यूसीसी इम्प्लीमेंटेशन करना एक इंक्लूसिव मैनर से बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसे एक टूल के रूप में यूज़ नहीं कर सकते हैं पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए, तो एक पॉलिटिकल विल का होना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों लोगों में अवेयरनेस नहीं होता है, वो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट करने लगते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें अपनी रिलीजियस फ्रीडम से वंचित किया जा रहा है। लेकिन अगर हम अवेयरनेस कंडक्ट करेंगे ऐसे कुछ कैंपेन्स जिससे जो पब्लिक है उन्हें एजुकेट किया जा सके और वो ये समझ सके कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के पीछे सरकार का क्या मकसद है, इसके क्या पॉजिटिव बेनिफिट्स हो सकते हैं, और सरकार को जो है इस पर खुल के बात करना चाहिए। इसके अलावा सिविल सोसाइटी और मीडिया का इन्वॉल्वमेंट भी ज़रूरी है। और लास्ट पॉइंट है अडॉप्ट अ ग्रेजुअल प्रोसेस। जितने भी पर्सनल लॉज हैं उन्हें रिव्यू करना और उसे यूसीसी के साथ अलाइन करना, क्योंकि यूसीसी एक ऐसा लॉ है जिसमें हम कई तरह के प्रिंसिपल्स जैसे जस्टिस, इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन और फेयरनेस की बात करते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स और कमिटीज़ जो कि रिकमेंड करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को। दोस्तों साहबानो केस, सरला मुदगल केस, पॉलो कॉर्टुनहो वर्सेस मारिया
ल्यूज़ा वैलेंटिना पेरियारा 2019 केस, लाओ कमीशन 2018 एंड लाओ कमीशन ऑफ इंडिया 2022। ये सभी कुछ ऐसे जजमेंट्स और कमिटीज़ हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को रिकमेंड करते हैं। दोस्तों, शाहबानो केस, सरला मुदगल केस, ये सब केस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट हाईलाइट करते हैं कि क्यों यूसीसी जो है उसका नीड हमारे देश के लिए है। तो इन सब को हम अगले वीडियो में या फिर अलग वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आता है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।